नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेज करौली चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति ये सीरीज चल रही है और राजस्थान कला संस्कृति में नियमित रूप से हम इसकी क्लासें ला रहे हैं। राजस्थान कला संस्कृति में दोस्तों आज जो चैप्टर हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो चैप्टर होगा अपना राजस्थान। वो चैप्टर है दोस्तों अपना राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। इससे पहले हमने राजस्थान की दोस्तों कई कला संस्कृति के चैप्टर पढ़े हैं। आप लोगों ने हमारे दर्पण क्लासेज करौली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुंचे। और प्ले स्टोर से हमारे दर्पण क्लासेस करौली इस नाम से ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ सभी कोर्सों से संबंधित जानकारी आपको अवेलेबल होगी। किस प्रकार के कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो पहले वाली वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग ये चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। दुर्ग ये एक ऐसा चैप्टर है कला संस्कृति का, जो कला संस्कृति के जितने भी चैप्टर हैं उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो साथियों, ये तैयार हो जाइएगा आप, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं क्या राजस्थान के प्रमुख हो दुर्ग। ये अपना टॉपिक होगा आज राजस्थान राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख क्या दुर्ग। दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राजस्थान में लगभग कितने दुर्ग हैं। राजस्थान का दुर्गों के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है। दुर्ग निर्माता के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो दुर्गों से संबंधित कुछ बिंदुओं की चर्चा करते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में साथियों। तो आइए जानते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों को लेकर के क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, दुर्गों को लेके क्या क्या प्रश्न बनेंगे उन तमाम प्रश्नों की यहाँ कर लेते हैं चर्चा। तो देखिएगा, ये हो गया अपना राजस्थान के जो दुर्ग है, दुर्गों से रिलेटिव कौन कौन से यहाँ सवाल बनने वाले हैं उन सवालों की साथ ही हम चर्चा करेंगे। दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप जानोगे, और दुर्गों के उपनाम क्या हैं, दुर्गों की स्थापना किसके द्वारा की गई, किस दुर्ग को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो इस तरह से ये हम जानेंगे। तो यहाँ सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि दुर्ग किला इनमें क्या अंतर होता है। गढ़ दुर्ग और किला ये चीज हम जानते हैं, तो इनमें क्या अंतर होता है। तो देखिए दोस्तों, तीन भागों में बांट के चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ जानना है किला। साथियों, किला एक वर्ड होता है अपना किला। आप लोगों ने देखा होगा कि भी किला शब्द का उपयोग होता है किन्हीं इमारतों के साथ। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं गढ़। क्या गढ़, या फिर कहिएगा इसी को दुर्ग, ये एक ही बात होती है। अगला नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट अपना होता है क्या लघु दुर्ग, या हम लोग पढ़ते हैं लघु दुर्ग। तो इस तरह से तीन प्रकार से दुर्गों को हम डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, दुर्ग क्या होते हैं दोस्तों। दुर्ग एक वो इमारत है जो राजा महाराजाओं द्वारा अपने निवास के लिए, सुरक्षित निवास के लिए बनवाई गई थी। तो आइए जानते हैं किला और गढ़ या दुर्ग में क्या अंतर है। तो देखिएगा, किला जो होता है, ये किला जो होता है ये ऐसी इमारत होती है दोस्तों। किला एक कैसी इमारत, ऐसी इमारत
ऐसी इमारत जिसमें दुर्ग की ऐसी इमारत जिसमें दुर्ग की अपेक्षा कम कम भौतिक सुख सुविधा हो। तो ऐसी इमारतों को हम किस श्रेणी में रखेंगे? इन इमारतों को किला की श्रेणी में रखा जाता है। अच्छा, गढ़ या दुर्ग क्या है? तो गढ़ दुर्ग कैसी इमारतें होती हैं दोस्तों? ऐसी ऐसी इमारत जिनमें भौतिक सुविधाएं पूर्ण हो, यानी सभी प्रकार से जिनमें भौतिक सुविधाएं होती हैं, वो याद रखिएगा गढ़ या दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं लघु दुर्ग दोस्तों। तो दुर्गों के भीतर जो दुर्ग बने हैं, दुर्ग के भीतर स्थित दुर्ग किस नाम से जाने जाते हैं? दुर्ग के अंदर जो दुर्ग होते हैं उन्हें लघु दुर्गों के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं, यानी दुर्ग और गढ़ वो इमारतें होती हैं जिनमें सभी प्रकार की व्यवस्था होती हैं। जैसे वहीं दुर्ग में पीने के लिए पानी की व्यवस्था, वहाँ तालाब हो, अनाज के गोदाम हो, यानी 2-4 साल तक भी राजा की सेना नहीं इधर उधर नहीं जाए, या किसी आक्रमण के समय वो पूरी तरह से पैक हो जाए, तो वहां अपनी व्यवस्थाएं इतनी हो कि वो जीवन यापन कर सकें। तो इस तरह के होते हैं गढ़ या दुर्ग। और किले क्या हैं? इनसे कम व्यवस्थाएं होती हैं किसमें? किले में। तो इस प्रकार से ये अपने होते हैं। अब आइए जानते हैं आगे नेक्स्ट दोस्तों। इनके रेफरेंस में देखिए यहाँ कुछ बिंदुओं की करते हैं चर्चा। और ये हमें जानना है कि भारत के रेफरेंस में अगर हम बात करें, भारत में सर्वाधिक दोस्तों, भारत में सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा, भारत में सर्वाधिक दुर्गों वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत के रेफरेंस में थोड़ा सा हम जाने कि भाई भारत में सर्वाधिक दुर्गों वाला राज्य कौन सा है। तो हम लोगों का यहाँ जवाब होगा साथियों क्या? महाराष्ट्र। क्या जवाब होगा? महाराष्ट्र। याद रखें, महाराष्ट्र पूरे भारत में सर्वाधिक दुर्गों वाला राज्य माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला बिंदु जानते हैं कि दूसरा स्थान कौन सा है। तो दोस्तों दुर्गों में किस राज्य का दूसरा स्थान है? दुर्गों में किस राज्य का दूसरा स्थान है? तो दोस्तों दुर्गों में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। यह हमें याद रखना है क्या? मध्य प्रदेश। अब सवाल बनता है कि दुर्गों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दुर्गों में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों दुर्गों में पूछा जाएगा, दुर्गों में राजस्थान का स्थान। तो साथियों राजस्थान का अगर स्थान हम जानना चाहें दुर्गों में, तो याद रखें यहाँ राजस्थान का दुर्गों में स्थान है भारत में कौन सा? तीसरा। यानी राजस्थान दुर्गों की दृष्टि से देखा जाए तो तीसरे स्थान पर है। हमारे भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश का नाम आता है। और राजस्थान का दुर्गों में कौन सा स्थान है? तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए तीसरा। दोस्तों राजस्थान का तीसरा स्थान है। लेकिन यहाँ एक सवाल बनता है सीधे सीधे कि भाई राजस्थान का तीसरा स्थान है, पर राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला है? तो दोस्तों पहले हम कुछ सामान्य बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में सर्वाधिक
राजस्थान में दोस्तों क्या सर्वाधिक दुर्गों, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला, तो साथियों ये अपना हो जाएगा क्या जयपुर। इसका आंसर क्या होगा जयपुर। दोस्तों जयपुर हमारे राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला है। इसके बाद फिर इसका अपोजिट एक सवाल बन सकता है कि राजस्थान में न्यूनतम यानी सबसे कम जहां पर क्या हो दुर्ग, राजस्थान में न्यूनतम दुर्गों वाला जिला कौन सा है। तो इस तरह का अगर सवाल हमसे पूछा जाता है तो फिर आपका जवाब होगा श्री गंगानगर। श्री गंगानगर दोस्तों राजस्थान में न्यूनतम यानी सबसे कम दुर्गों वाला क्या है जिला है। और इसी प्रकार से एक और सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान में दुर्ग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों ऐसे सवाल पूछेगा राजस्थान की दुर्ग नगरी, राजस्थान की दुर्ग नगरी किसे कहा जाता है। तो हमारा जवाब होगा जोधपुर। जोधपुर को याद रखिएगा राजस्थान की दुर्ग नगरी के नाम से जाना जाता है। और फिर इसी प्रकार से सवाल पूछेगा कि राजस्थान में दोस्तों कहाँ पर, राजस्थान में दुर्ग निर्माता, राजस्थान में साथियों कौन दुर्ग निर्माता कौन है। तो यहाँ आपका जवाब होगा राणा कुंभा। याद रखना राणा कुंभा को राजस्थान में क्या दुर्गों का निर्माता माना जाता है। राजस्थान में दुर्ग निर्माता पूछे जाए तो हमारा जवाब होगा राणा कुंभा। और इसके बाद में फिर सवाल पूछा जाएगा दोस्तों दुर्ग निर्माता माना जाता है कौन, राणा कुंभा। दुर्गों का सर्वप्रथम जो उल्लेख हुआ है याद रखें वो किसमें हुआ है। तो दोस्तों दुर्गों का याद रखें किस सभ्यता की अगर हम बात करें, किस सभ्यता में दुर्गों का किस सभ्यता में सर्वप्रथम क्या हुआ है साथियों, उल्लेख हुआ है, सर्वप्रथम उल्लेख। तो यहाँ आप लोगों को जवाब देना है दुर्गों का सबसे पहले जो उल्लेख हुआ है दोस्तों वो हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। इसी को हम लोग कहते हैं कौन सी सभ्यता, हड़प्पा। हड़प्पा क्या कहिएगा साथियों, क्या सिंधु सभ्यता। इस हड़प्पा या सिंधु सभ्यता में दुर्गों का सर्वप्रथम क्या हुआ है, उल्लेख हुआ है। लेकिन हम बात करें किसकी, ग्रंथ की बात करें कि किस ग्रंथ में दुर्गों का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है, तब आपका जवाब क्या होगा, किस दोस्तों रचना में, किस रचना में या किस साथियों किस में ग्रंथ में, किस ग्रंथ में दुर्गों का सर्वप्रथम, किस ग्रंथ में दुर्गों का सर्वप्रथम क्या, दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले किस ग्रंथ में दुर्गों का उल्लेख मिलता है, तो मनु जी का ग्रंथ था कौन सा, मनु स्मृति। मनु स्मृति साथियों ये मनु जी का ग्रंथ था। और याद रखिएगा इसमें दुर्गों का सर्वप्रथम क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया है साथियों राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। पहले हम दुर्गों से रिलेटिव सामान्य चर्चा करेंगे, फिर एक एक दुर्ग को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके सामान्य यानी बेसिक बिंदुओं से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो दुर्गों को दो पार्टों में हमने बांटा, किला और दुर्ग या गढ़। दुर्ग कहो गढ़ कहो एक ही बात है। दुर्ग गढ़ ऐसी इमारत होती है जिसमें सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन किले में इसकी अभी क्या सुख सुविधाएं कैसी होती हैं, थोड़ा कम होती हैं साथियों। इसके बाद में यहाँ देखेंगे आप नेक्स्ट अगला बिंदु, फिर हमने यहाँ पढ़ा है कि भारत में सर्वाधिक दुर्गों वाला राज्य कौन सा है। आप लोगों का जवाब होना चाहिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर्वाधिक दुर्ग हैं। दुर्गों में किस राज्य का दूसरा स्थान है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। और दुर्गों में राजस्थान की अगर बात करें तो तीसरा स्थान है। आपसे पूछा जाएगा
कि दुर्गों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों जवाब देना है तीसरा। इसके बाद किस ग्रंथ में दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो मनुस्मृति। और राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला बोले तो जयपुर। ये अच्छे सवाल हो सकते हैं। राजस्थान में न्यूनतम दुर्गों वाला जिला श्री गंगानगर है। और राजस्थान की दुर्ग नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर। यहाँ दोस्तों नगरी की बात है, जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान में दुर्ग निर्माता महाराणा कुंभा को माना जाता है। और दुर्गों का किस सभ्यता में सर्वप्रथम उल्लेख मिला है? तो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। फिर पूछा जाएगा कि किस ग्रंथ में दुर्गों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो यहाँ आपको जवाब देना है दोस्तों मनुस्मृति। याद रखें मनुस्मृति में दुर्गों का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से, फिर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। देखिएगा नेक्स्ट पेज पर अब हम पढ़ना चालू करते हैं दुर्गों के रेफरेंस में और क्या क्या सवाल बनने वाले हैं। तो दोस्तों एक कवि जिनका नाम है श्यामल दास, यानी श्यामल दास का नाम आप सुने होंगे, श्यामल श्यामल दास, जिन्हें हम कवियों का राजा यानी कवि राज के नाम से भी पुकारते हैं। श्यामल दास को साथियों याद रखना कवि राज के नाम से जाना जाता है, यानी ये कहलाते हैं कवि राज। श्यामल दास दधीवाड़िया ये कवियों के राजा राजस्थान में कहे जाते हैं। और राज्य कवि जैसे सूरमल मिश्रण है, उसी प्रकार से इनका बहुत बड़ा वर्चस्व है। तो आइए जान लेते हैं इन्होंने दुर्ग के रेफरेंस में क्या किया। तो दोस्तों देखिएगा श्यामल दास की एक रचना है, इनकी रचना का नाम क्या है? तो श्यामल दास ने एक रचना की थी, जिस रचना का नाम है दोस्तों वीर विनोद। रचना का नाम क्या है? वीर विनोद। कई बार तो परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं वीर विनोद किनकी रचना है? तो दोस्तों वीर विनोद श्यामल दास की रचना है। और श्यामल दास ने ये जो रचना की है वीर विनोद, इस वीर विनोद रचना में ये जो श्यामल दास की रचना है कौन सी? वीर विनोद। इस वीर विनोद में याद रखें श्यामल दास ने लिखा है कि मेवाड़ में, वीर विनोद में श्यामल दास ने क्या लिखा है? तो इन्होंने इसमें लिखा है कि मेवाड़ में 84 में से मेवाड़ में 84 में से कितने साथियों? 84 में से 32 दुर्गों का, मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण, 32 दुर्गों का साथियों क्या निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया। कुंभा द्वारा करवाया गया। तो इस तरह से सवाल पूछेगा। वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता माना जाता है कौन? तो कुंभा को माना जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि फिर राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में ही इतने दुर्ग हैं, तो राजस्थान में लगभग कितने दुर्ग हैं? तो साथियों राजस्थान में याद रखिएगा, राजस्थान में लगभग, क्योंकि कुछ दुर्ग खंडर बन चुके हैं, राजस्थान में लगभग 256 क्या है दोस्तों? दुर्ग है। ये आप लोगों को याद रखना है। राजस्थान में लगभग कितने दुर्ग हैं? तो 256 दुर्ग राजस्थान में लगभग हैं। यानी अपने राजस्थान में कितने दुर्ग हैं? तो लगभग 256 दुर्ग हैं। तो ये श्यामल दास के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा था। आइए इसके बाद में हम नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करते हैं दुर्गों से रिलेटिव। देखिएगा तो अगला दुर्ग जो है दोस्तों, इन दुर्गों को अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग भागों में बांटा, अलग अलग प्रकार दुर्गों के बताए। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं दुर्गों के प्रकार। तो दुर्गों के प्रकारों में जानते हैं कि भाई दुर्गों कितने प्रकार के होते हैं, दुर्गों के प्रकार, और ये भी हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों दुर्गों के प्रकारों की हम चर्चा कर रहे हैं। अब दुर्गों के प्रकारों में सर्वप्रथम हम जानेंगे किन के विषय में? तो याद रखिएगा सबसे पहले हम जानेंगे कौटिल्य।
कौटिल्य याद रखें दोस्तों। कौटिल्य जो है इन्होंने कितने प्रकार के दुर्ग बताए। तो कौटिल्य जो है इनकी रचना की हम बात करें तो कौटिल्य ने याद रखें कि रचना की, जिस रचना का नाम क्या है साथियों, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किनकी रचना है, कौटिल्य की रचना है। और कौटिल्य ने दुर्गों को कितनी श्रेणियों में बांटा, तो इन्होंने कौटिल्य जो है इन्हें किस नाम से भी जानते हैं। कल के लिए आपको कौटिल्य नाम नहीं मिलेगा तो ये भी मैं बता देता हूँ कि कौटिल्य के स्थान पर आपको यहाँ याद रखिएगा, कौटिल्य जो है इनके स्थान पर चाणक्य नाम आपको प्रसिद्ध नाम है मिलने वाला है। ये भी नहीं मिलेगा तो इन्हीं को विष्णुगुप्त के नाम से साथियों जानते हैं, इन्हीं को विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। तो कौटिल्य कहिए, चाणक्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए, इन्होंने दुर्गों की श्रेणियां बताई। तो कितनी श्रेणियां बताई, कितनी श्रेणियों में दुर्ग बटे हुए हैं दोस्तों, तो इन्होंने याद रखें दुर्गों की श्रेणियां बताई कितनी, 4। यानी इन्होंने कहा कि दुनिया में 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं। इनका मानना था कि दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। अब जानते हैं साथियों 4 प्रकार के दुर्ग जो होते हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं जो दुर्ग होते हैं। तो आइए चारों प्रकार के दुर्ग जो कौटिल्य ने या चाणक्य द्वारा बताए गए थे, नंबर 1, ये दूसरा हो गया दोस्तों, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। इस प्रकार से 4 प्रकार के दुर्ग इन्होंने बताए, दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई। तो सबसे पहले हम जानते हैं, इन्होंने कहा जो रेतीला क्षेत्र होता है यानी जहां दूर दूर तक रेत होती है, एक वो दुर्ग होते हैं जिन्हें दोस्तों धानवन दुर्ग कहा जाता है। कैसे दुर्ग, धानवन दुर्ग। तो एक तो धानवन प्रकार के दुर्ग दुनिया में होते हैं। फिर इन्होंने कहा कि कुछ दुर्ग ऐसे भी हैं जो पहाड़ियों पर बने होते हैं, और दोस्तों पहाड़ियों पर जो दुर्ग बने हैं इन्हें पर्वत दुर्ग या इन्हीं को कहा जाता है क्या, गिरि दुर्ग। इन्हीं को दोस्तों क्या, गिरि दुर्ग कहा जाता है। एक इस प्रकार के दुर्ग होते हैं ऐसा इन्होंने कहा। फिर इन्होंने कहा कि एक ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ जल होता है तो वो दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, इन्हीं को हम उदक दुर्ग भी कहते हैं। तो दोस्तों इन्होंने एक जल दुर्ग बताए थे एक प्रकार के, यानी दुर्ग जो होते हैं वो कैसे दुर्ग हो जाएंगे, जल दुर्ग। और फिर इन्होंने कहा कि एक ऐसे दुर्ग होते हैं जिनके चारों तरफ दूर दूर तक वन होते हैं, तो ऐसे दुर्गों को हम क्या कहते हैं, तो वन दुर्ग की श्रेणी में रखेंगे। तो दोस्तों 4 प्रकार के दुर्गों की चर्चा की है, इसने कौटिल्य ने या चाणक्य ने। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा चाणक्य के अनुसार दुर्गों का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों चाणक्य के अनुसार याद रखिएगा ये 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं। इन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान जैसे रेतीले भूभाग में, मरुस्थल जैसे भूभाग में जो दुर्ग बने होते हैं उन्हें धानवन दुर्ग कहा जाता है। पहाड़ियों पर बने हुए दुर्ग गिरि दुर्ग कहलाते हैं। और जिस दुर्ग के चारों तरफ जल होता है वो जल हो, वो जल दुर्ग है। और जिस दुर्ग के दूर दूर तक दोस्तों क्या, वन ही वन होते हैं, उन्हें वन दुर्गों की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार से 4 प्रकार के दुर्गों की चर्चा इन्होंने की। लेकिन इसके बाद में जो प्रसिद्ध दुर्गों के वर्गीकरण में जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मत है और बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसमें से प्रश्न आने के बहुत बहुत चांस रहते हैं, वो दोस्तों दुर्गों के वर्गीकरण में से अगला जो होगा अपना वो हो जाएंगे क्या, शुक्राचार्य, जिन्होंने शुक्र नीति लिखी। किनके द्वारा लिखी गई, तो शुक्राचार्य के द्वारा लिखी गई। शुक्राचार्य के द्वारा साथियों शुक्र नीति लिखी गई। और ये जो शुक्र नीति है, इस शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं, तो दोस्तों दुर्गों के रेफरेंस में जान लेते हैं शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया गया है। तो शुक्र नीति में याद रखें दुर्गों की जो श्रेणी बताई गई है वो 9 श्रेणी बताई गई है, यानी दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग का प्रकार शुक्र नीति के अकॉर्डिंग नहीं है। तो साथियों शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए, और 9 प्रकार के जो दुर्ग इन्होंने बताए थे उन दुर्गों में नंबर 1, उसके बाद में ये दूसरा, तीसरा, फिर हम जानेंगे चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां दोस्तों,
और उसके बाद में आ जाइए 8वां, और थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसको, 8वें के बाद में फिर अपना हो जाएगा ये कौन सा 9वां। इस प्रकार से 9 प्रकार के दुर्ग इन्होंने बताए। तो देखिए दोस्तों, 4 तो यही प्रकार इन्होंने बता दिए, तो आप लोगों को 4 तो यही याद रखने हैं। कौन से हो जाएगा, धानवन दुर्ग, ये इन्होंने दुर्ग बताया। इस तरह के दुर्ग होते हैं। फिर आप लोगों का एक हो गया कौन सा, गिरि दुर्ग हो गया दोस्तों। प्रकार के दुर्ग साथियों होते हैं। उसके बाद में हम बात करें क्या, जल दुर्गों की, तो जल दुर्ग होते हैं दोस्तों क्या, जल दुर्ग। और उसके बाद में फिर हम बात करें तो वन दुर्ग होते हैं। यानी 4 प्रकार के दुर्ग तो यही हो गए। अब इन 4 प्रकार के दुर्गों के बाद में 4 प्रकार के जो दुर्ग हैं, उन दुर्गों के बाद में 2 दुर्ग आप याद रखें। एक हो गया पारिक दुर्ग दोस्तों, जिसके चारों तरफ गहरी खाई होती है, वो पारिक दुर्ग। एक हो गया पारित दुर्ग, चारों तरफ क्या हो, परकोटा खिंचा हो, पारित दुर्ग हो गया साथियों। ऐसे दुर्ग होते हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट, फिर दुर्गों की हम बात करें तो अगले प्रकार के, अभी ये 3 दुर्ग बच गए दोस्तों। 3 दुर्गों को आराम से आपको याद रखना है, और इन 3 दुर्गों को मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। 3 दुर्गों को देखें, यहाँ मैं लिखने वाला हूँ। ये आपके 3 दुर्ग बचे हैं। तो किस तरह से आप याद करोगे, 4 तो यही हो गए, और 2 पैसे हो गए, पारिक और पारिद। अब 3 को याद रखना है। इस तरह से आप आराम से याद रख सकते हैं। और इतना भी हमें याद नहीं रहेगा तो समझ लो हम 1 नंबर के क्या है, आस। आसमीस आप जानते हैं, आसमीस होता है गधा, यानी 1 नंबर के हम क्या है पढ़ने में, गधा। ASS आसमीस गधा। यानी ऐसे आपका बन गया कौन सा, एरिन दुर्ग बन गया साथियों। एक एरिन दुर्ग होते हैं अपने, एरिन दुर्ग होते हैं। उसके बाद में अगला से आपका सैन्य दुर्ग हो गया, सैन्य दुर्ग होते हैं दोस्तों। और उसके बाद में एस से फिर आपका बन गया कौन सा, तो यहाँ सहाय दुर्ग बनने वाला है, सहाय दुर्ग। इस तरह से 9 प्रकार के क्या होते हैं साथियों, दुर्ग होते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। 9 प्रकार के, शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों का क्या किया है, उल्लेख किया गया है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है, शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। तो दोस्तों 9 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। तो ये आप पढ़ रहे थे, कविराज श्यामल दास जो कवियों के राजा कहलाते हैं, वीर विनोद के रचयिता हैं। इन्होंने मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया, ऐसा कहा था। इसके बाद में देखिएगा, राजस्थान में लगभग 256 दुर्ग मिलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे दुर्गों के प्रकार दोस्तों। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। एक धानवन, गिरि दुर्ग, जल दुर्ग और वन दुर्ग। शुक्राचार्य की हम बात करें तो इन्होंने शुक्र नीति में जो दुर्गों को बताया वो 9 श्रेणियों में बांटा है। तो 4 तो यही श्रेणी हो गई कौटिल्य वाली। के बाद 2 पारिक और पारिद याद रखो, और ये आस याद रखिएगा। इस तरह से हम दुर्गों को याद रख सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट से आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर आगे। देखिए, अब जो शुक्र नीति में दुर्ग बताए गए हैं, आगे हम चर्चा करते हैं इन दुर्गों को थोड़ा सा डिटेल से, क्योंकि यहाँ से अंदर से सवाल पूछे जाते हैं। किस प्रकार के दुर्ग की क्या होती है विशेषता, तो आइए जान लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले नंबर 1 ये जानते हैं साथियों। सबसे पहले अपना जो दुर्ग है वो हम जान रहे हैं दुर्गों में। तो ये हो गया अपना धानवन दुर्ग। दुर्ग हो गया कौन सा, धानवन दुर्ग साथियों, धानवन दुर्ग। अब धानवन दुर्ग कैसे दुर्ग होते हैं, तो यहाँ हमें समझना है किन दुर्गों को धानवन दुर्ग कहा जाता है। तो दोस्तों कैसे होते हैं धानवन दुर्ग, आइए जानते हैं। देखिएगा, वह दुर्ग, वह दुर्ग, दुर्ग जो जो चारों ओर दूर दूर तक, दूर दूर तक रेतीले मैदान में
बने हो। ऐसे दुर्गों को याद रखिएगा धानवन दुर्ग कहा जाता है। यानी जिस दुर्ग के चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई दे, ऐसे दुर्गों को हम धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखेंगे। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, रेत ही रेत हो। आइए जानते हैं नेक्स्ट प्रकार के दुर्ग की चर्चा करते हैं हम। अगले प्रकार के दुर्ग दोस्तों, तो दूसरे पॉइंट पर हम ले रहे हैं नेक्स्ट, ये हो गया अपना पारीख दुर्ग। अगला दुर्ग हो जाएगा साथियों पारीख दुर्ग। अब कौन से दुर्ग पारीख दुर्ग कहलाते हैं दोस्तों, किन दुर्गों को पारीख दुर्ग कहा जाता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं पारीख दुर्ग में पारीख दुर्ग क्या होते हैं, तो वह दुर्ग जिसके वह दुर्ग दोस्तों जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, जिसके चारों ओर क्या हो, गहरी खाई हो, ऐसे दुर्गों को याद रखें पारीख दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ अपना कोई क्या हो गया, दुर्ग हो गया, यहाँ अपना कोई दुर्ग हो गया। अब इस दुर्ग के चारों तरफ गहरी क्या हो, खाई हो। इसके चारों तरफ दोस्तों गहरी क्या हो, खाई हो। ये खाई इसीलिए बनाई जाती ताकि जो भी शत्रु होता वो आसानी से दुर्ग तक नहीं आ पाए। और इस खाई में याद रखना पानी भर दिया जाता था। क्या भर दिया जाता, पानी भर दिया जाता। और ऐसा ही उदाहरण दोस्तों, ऐसा ही उदाहरण है अपने ऐसा ही उदाहरण है अपना कौन सा, लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ ऐसा ही एग्जाम्पल है लोहागढ़ का, जो कि कहाँ पर है सर, भरतपुर में। और लोहागढ़ की हम बात करें साथियों, तो लोहागढ़ जो दुर्ग है, इस दुर्ग के चारों तरफ गहरी खाई है। और उस दुर्ग के चारों तरफ गहरी जो खाई है, खाई में याद रखिएगा किसके द्वारा, यानी जो लसवारी या बरहा के नाम से जो रूपारेल नदी जानी जाती है, इस पर मोती झील है। उस मोती झील से याद रखें पानी लाया जाता है। मोती झील से क्या दोस्तों, पानी लाया जाता है। तो ये एक दुर्ग है अपना कौन सा, भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग, जिसमें मोती झील से, कौन सी झील, मोती झील से सुजान गंगा एक नहर निकाली गई थी दोस्तों। सुजान गंगा, मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा खाई में, जो चारों तरफ गहरी खाई थी, खाई में साथियों क्या, खाई में जल भरा जाता था। तो याद रखिएगा इस तरह का दुर्ग जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो, दुर्ग को किस नाम से जाना जाएगा दोस्तों, तो ऐसे दुर्ग को पारीख दुर्ग कहेंगे। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर देखिएगा, एक हमारे दुर्ग हो जाते हैं पारिध। थोड़ा सा ही अंतर है साथियों पारीख और पारिध दुर्ग में। पारिध ये थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पारीख आ रहा है, ख पीछे है, तो ख से खाई बन गई, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और ये पारिद है दोस्तों, क्या पारिद। अब पारिद दुर्ग किन दुर्गों को कहा जाता है, तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि ऐसा दुर्ग जो चारों ओर विशाल, ऐसा दुर्ग जो चारों ओर विशाल परकोटा से घिरा हो, विशाल परकोटा से घिरा हो। दोस्तों उसी दुर्ग को हम क्या कहेंगे, पारिद दुर्ग के नाम से जानेंगे। तो पारिद और पारीख में थोड़ा कुछ अंतर है, माइनर अंतर है, गलती ना हो जाए। तो पारीख दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो, और जिस दुर्ग के चारों ओर परकोटा हो, उसे हम पारिद दुर्ग कहते हैं। और दोस्तों कई दुर्ग तो ऐसे भी हैं जिनके चारों ओर एक नहीं दो नहीं 3 परकोटा है। जैसे कि दोहरा परकोटा किस दुर्ग का है, बहुत अच्छा सवाल है। दोहरा
परकोटा, दोहरा परकोटा, है ना। तो साथियों दोहरा परकोटा याद रखें, पूछा जाएगा कि किस दुर्ग का दोहरा परकोटा है, तो यहाँ आप लोगों का जवाब हो जाना चाहिए दोहरा जो परकोटा है वो है जैसलमेर दुर्ग का। किस दुर्ग का है दोस्तों? जैसलमेर, जैसलमेर दुर्ग का, जैसलमेर दुर्ग का परकोटा कैसा है? दोहरा परकोटा है। और दोस्तों जैसलमेर दुर्ग का जो दोहरा परकोटा है, इस परकोटे को कमरकोट के नाम से जानते हैं। इस परकोटे का यदि नाम पूछा जाए कि क्या नाम है उस परकोटे का, तो साथियों इसे कहा जाता है कमरकोट। किस नाम से जानते हैं? कमरकोट के नाम से ये परकोटा जाना जाता है। तो आप लोगों से सवाल पूछेगा कि जिस दुर्ग के चारों ओर एक विशाल परकोटा हो, दुर्ग की सुरक्षा के लिए दुर्ग दिखे तक नहीं, ऐसे दुर्ग को हम किस नाम से जानेंगे? तो ऐसा दुर्ग याद रखें दोस्तों, ये जाना जाएगा पारित दुर्ग। और राजस्थान में ऐसे पारित दुर्गों में कुछ ऐसे भी दुर्ग हैं जहां एक नहीं दो दो परकोटे, तीन तीन परकोटे हैं। तो ऐसे दुर्गों में हमारा ऐसा दुर्ग जो दोहरा परकोटा वाला दुर्ग है, जिसके चारों तरफ दोहरा परकोटा है, और उस दुर्ग को हम कहते हैं जैसलमेर का दुर्ग दोस्तों। और जैसलमेर दुर्ग का सवाल पूछा जा सकता है कि दोहरा परकोटा जो है वो किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों दोहरे परकोटे को कमरकोट के नाम से जानते हैं। आइए आगे जानते हैं। इसी में एक दुर्ग ऐसा भी है जिसका तिहरा परकोटा है साथियों, तिहरा परकोटा, यानी तिहरा परकोटा किस दुर्ग का है, तो उस दुर्ग के विषय में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये जो हम जानेंगे यहाँ गागरोन का दुर्ग, जल दुर्गों की श्रेणी में आता है दोस्तों गागरोन दुर्ग। और याद रखें गागरोन जो दुर्ग है, इस दुर्ग का परकोटा कैसा है? तिहरा परकोटा है। उस परकोटा को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसे जालिम कोट के नाम से जानते हैं। इस परकोटा को किस नाम से? जालिम कोट के नाम से जाना जाता है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि चैप्टर के दुर्गों को पढ़ने से पहले ये सामान्य बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो वैश्विक बिंदु हैं, इन बेसिक बिंदुओं में से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, और भविष्य में ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आने के चांस बनते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। दुर्गों के प्रकारों को हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ रहे हैं, किस प्रकार का दुर्ग कैसा होता है। तो आइए दुर्गों के प्रकारों में दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रकार के दुर्ग की कर लेते हैं चर्चा। और चौथे प्रकार का जो दुर्ग होगा वो हमारा दुर्ग हो गया कौन सा? वन दुर्ग। अगले प्रकार का दुर्ग वन दुर्ग हो जाएगा दोस्तों। अब वन दुर्ग में, वन दुर्ग किन्हें कहते हैं? तो सिंपल ही बात है, तो हम लोगों को आराम से आप बता सकते हैं कि वन दुर्ग क्या होंगे, यानी जिस जिस दुर्ग, जिस दुर्ग के, जिस दुर्ग के चारों ओर, जिस दुर्ग के चारों क्या और क्या हो दोस्तों? वन ही, वन ही क्या हो? वन हो, वन ही वन हो। या मैं कह सकता हूँ कि घने जंगलों में बना हुआ जो दुर्ग है वो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। अरण्य दुर्ग भी इसे कह सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगले दुर्ग की हम चर्चा कर रहे हैं, पांचवें दुर्ग पर आते हैं दोस्तों। तो पांचवें प्रकार के दुर्ग में यह हम जानेंगे, देखिएगा ये हो गया अपना गिरि दुर्ग। अगला दुर्ग जो होगा साथियों वो हो जाएगा कौन सा? गिरि दुर्ग। अब गिरि दुर्गों की हम बात करें तो कौन से दुर्ग गिरि दुर्गों में आने वाले, यानी गिरि दुर्गों लगभग बहुत सारे ऐसे दुर्ग हैं जो गिरि दुर्गों में आते हैं, बहुत सारे ऐसे वन दुर्गों में आते हैं। कई दुर्ग ऐसे हैं राजस्थान के जो दो दो तीन तीन विशेषताएं रखते हैं। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग याद रखें सबसे ज्यादा विशेषताएं रखता है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग सबसे ज्यादा विशेषताएं रखता है। तो गिरि दुर्ग किसे कहते हैं? पहाड़ी पर बना हुआ, पहाड़ी पर, पहाड़ी पर बना, पहाड़ी पर बना दुर्ग कैसा दुर्ग माना जाएगा दोस्तों? तो वह दुर्ग माना जाएगा कैसा? तो वो माना जाएगा गिरि दुर्ग। आइए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं दुर्गों के प्रकारों में छठवें नंबर के दुर्गों की, और ये हमारा हो गया जल दुर्ग।
अब सबसे पहले जल दुर्ग को देखिएगा, उदक दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, जल दुर्गों को ही उदक दुर्ग कह लेते हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। जल दुर्ग किन्हें कहते हैं, यानी जल दुर्ग किसे कहते हैं, तो जल से क्या घिरा दुर्ग साथियों, जल से घिरा दुर्ग किस नाम से जाना जाएगा, जल दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। जैसे गागरोन का किला है, कौन सा दुर्ग, गागरोन, जैसे कि गागरोन का दुर्ग है दोस्तों, गागरोन दुर्ग है, याद रखें, गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग के नाम से ही जाना जाएगा। इस प्रकार से ये याद रखें, और भी जल दुर्ग है, पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा गया कई बार गागरोन का दुर्ग कैसा दुर्ग है। तो ये दुर्गों के रेफरेंस में हम पढ़ रहे थे। अब आगे दुर्गों के विषय में जानते हैं, देखिएगा और दुर्गों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो आइए साथियों आगे जानते हैं दुर्गों के प्रकारों को। तो नेक्स्ट आप लोगों को 7वां प्रकार अब याद रखना है। 6 प्रकारों के बाद में एक अपना 7वां जो प्रकार होगा वो हो गया कौन सा, एरिन, दोस्तों क्या हो गया, एरिन दुर्ग हो जाएगा। और किन्हें एरिन दुर्ग कहा जाता है, तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, चारों तरफ वन भी हो और झाड़ियां हो, चारों तरफ यानी झाड़ियां हो, पत्थर हो, पथरीला एक इलाका हो, जहाँ का मार्ग कैसा हो, दुर्गम हो, मार्ग कैसा हो, दुर्गम हो, यानी कटीली झाड़ियां और पत्थर इनसे गिरा हुआ दुर्ग। तो याद रखें जहाँ का मार्ग मार्ग दोस्तों कटीली, जहाँ का मार्ग कटीली, कटीली झाड़ियों झाड़ियों पत्थरों पत्थरों से कैसा हो, दुर्गम हो। और ऐसे दुर्ग को हम एरन दुर्ग की श्रेणी में रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद में अगले दुर्ग की ओर आइएगा। अगला 8वां जो हमारा दुर्ग होगा वो होगा क्या, सैन्य दुर्ग, दोस्तों सैन्य क्या दुर्ग। अब सैन्य दुर्ग किसे कहते हैं, यानी जिस दुर्ग में दोस्तों सैन्य दुर्ग हो, जिस दुर्ग में राजा के पास क्या हो, सैनिक हो, जिस दुर्ग में राजा के पास क्या हो, सैनिक हो, सैनिकों से सैनिकों से सैनिकों से गिरा दुर्ग, सैनिकों से गिरा दुर्ग नाम से जाना जाएगा, सैन्य दुर्ग कहलाएगा। और एक हमारा दुर्ग हो गया सहाय दुर्ग हो गया दोस्तों, सहाय दुर्ग, यानी जो दुर्ग राजा के अनुकूल हो, जिसमें राजा की अच्छे से सहायता हो सके, जो दुर्ग दोस्तों कैसा, जो राजा के अनुकूल हो, याद रखें, जो दुर्ग राजा की मदद के अनुकूल हो, इसमें अच्छे से राजा की मदद हो सके, वह दुर्ग क्या कहलाएगा, उस सहाय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। उस दुर्ग को हम क्या कहेंगे, सहाय दुर्ग कहेंगे। तो इस प्रकार से ये दुर्गों के जो प्रकार हैं, सुप्रनीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। इन दुर्गों को थोड़ा सा डिटेल से आपको समझाने की मैंने कोशिश की है दोस्तों। अब ये पार्ट भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद में देखो आगे दोस्तों, नेक्स्ट अब हम चर्चा कर रहे हैं दुर्गों को लेकर के। जिन दुर्गों को हम पढ़ रहे हैं कि ये जो राजस्थान में अपने दुर्ग हैं, इस दुर्गों में कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हो सकती हैं, फिर हम दुर्गों को पढ़ना चालू करें तो अच्छा होगा। तो महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु, दुर्गों से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की साथियों चर्चा कर लेते हैं और फिर हम दुर्गों के विषय में पढ़ना करेंगे स्टार्ट। तो दुर्गों से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे पहले हमें जानना है कि राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसने सर्वाधिक आक्रमण झेले हैं,
अब वो विदेशी या स्वदेशी, तो आइए उनकी करते हैं चर्चा। तो दोस्तों ये आपको जानना है, सर्वाधिक 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 विदेशी सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। ये कुछ वो प्रश्न है जो ऊपर से ही पूछ लिए जाते हैं दुर्गों को पढ़ने से पहले। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेले। तो साथियों किसने झेले? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेले। आपको याद रखना है सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण झेले हैं भटनेर दुर्ग ने। किस दुर्ग ने? भटनेर। क्या कहेंगे? दुर्ग ने सबसे ज्यादा क्या झेले हैं? विदेशी आक्रमण झेले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु की दोस्तों चर्चा करते हैं, सर्वाधिक। इसी प्रकार से फिर अपना सवाल बना कि सर्वाधिक स्वदेशी, दोस्तों सर्वाधिक स्वदेशी या स्थानीय कह सकते हैं आक्रमण, सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण झेले। तो किस दुर्ग ने सबसे ज्यादा स्वदेशी आक्रमण झेले? तो यहाँ हमें याद रखना है तारागढ़। दोस्तों तारागढ़, ये कौन सा तारागढ़ है? क्योंकि एक बूंदी में भी है, तो अजमेर वाला तारागढ़ याद रखना है, अजमेर वाला तारागढ़ है ना। भटनेर दुर्ग कहाँ है सर? तो हनुमानगढ़ में है साथियों। कहाँ? हनुमानगढ़ में है अपना कौन सा दुर्ग? भटनेर दुर्ग। आइए इसके बाद में फिर हम जानते हैं, देखिएगा दुर्गों को लेके और क्या क्या सवाल बनते हैं। राज्य में दोस्तों इस तरह सवाल पूछा जाएगा, राज्य में सर्वाधिक, राज्य में सर्वाधिक क्या साथियों? बुर्जों वाला, राज्य में सर्वाधिक बुर्जों वाला। बुर्ज परकोटे के, परकोटा जो होता था उसमें बुर्ज होती थी, जहाँ से सैनिक किसी भी आने वाले आक्रमणकारी को देखा करते थे। तो राज्य में सर्वाधिक बुर्जों वाला जिला कौन सा है? इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। तब आप लोगों का जवाब होगा दोस्तों सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है जैसलमेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? जैसलमेर दुर्ग हो जाएगा साथियों। और जैसलमेर का दुर्ग कहाँ है? तो जैसलमेर में है। ये दुर्ग कहाँ है? तो जैसलमेर में है। लेकिन याद रखना इस दुर्ग में 99 बुर्ज है, ये भी याद रखना है। कितने बुर्ज हैं सर? 99 बुर्ज है इस दुर्ग में। प्रश्न पूछा जाएगा मरुस्थल का साथियों, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का क्या प्रवेश द्वार। आपको यदि मरुस्थल जाना है, डेजर्ट घूमना है, तो कहाँ से आप एंट्रेंस करेंगे? मरुस्थल का प्रवेश द्वार दुर्ग है। प्रवेश द्वार दुर्ग कौन सा है? तो ये हो गया अपना मेहरानगढ़। यहाँ साथियों होगा कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग आप लोगों का हो जाएगा। और ये दुर्ग दोस्तों कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा जोधपुर में स्थित है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग याद रखिएगा। नेक्स्ट दुर्ग को हम बात करें तो यहाँ आपका दुर्ग आएगा, अगला दुर्ग जो होगा वो हो जाएगा दुर्गों का, किसका दोस्तों? दुर्गों का क्या? दुर्गों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? सिरमौर से तात्पर्य होता है जो अच्छा हो, बढ़िया हो, सभी में अच्छा हो। तो दुर्गों का सिरमौर कहलाता है कौन सा दुर्ग? तो यहाँ साथियों हमारा जवाब होगा चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग याद रखें, दुर्गों का क्या कहलाता है? सिरमौर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम दुर्ग की बात करें तो वो आपका हो जाएगा दुर्गाधिराज, दुर्गों का राजा दुर्गाधिराज कौन सा दुर्ग माना जाता है दोस्तों? तो दुर्गाधिराज के नाम से जो दुर्ग माना जाता है वो दुर्ग हमारा होगा कौन सा? रणथंभौर। रणथंभौर का दुर्ग अपना हो जाएगा, जिसे हम दुर्गा जी राज के नाम से पुकारेंगे। तो इस तरह से साथियों ये दुर्गों को लेकर के हमें चर्चा करनी है। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों ये हमने दुर्गों के रेफरेंस में चर्चा की। अब दुर्गों को लेके देखिएगा 2013 में कंबोडिया में 2013 में
यानी यूनेस्को यूनेस्को जो है विश्व धरोहर सूची वाला सम्मेलन हुआ और राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो कल हम यहाँ से चर्चा करेंगे और फिर एक एक दुर्ग को मैं आपको पढ़ाना चालू करूँगा। आप लोग अच्छे से व्यवस्थित तरीके से संपूर्ण तरीके से ये कला संस्कृति पढ़ रहे हैं। एक वो कला संस्कृति आप पढ़ रहे हैं जिसमें से तमाम सवालों के जवाब आप लोग दे पाएंगे। तो इसी प्रकार से आप हमारे दर्पण क्लासेज करौली इस चैनल के साथ जुड़े रहिए साथियों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। पता नहीं क्लास में जा रहा आते हो है? 7 बजे चल लेते